नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर बताएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची को लेकर होगी। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले दिए संदेश से जुड़ी बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर होगी कालिंदी में एक्सप्रेस उड़ाने की साजिश पर। साथ ही पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश को लेकर दिखाएंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें, जहां पहली खबर केजरीवाल पर सुप्रीम सुनवाई है, उनके मामले को लेकर आज कुछ फैसला आने की संभावनाएं हैं। दूसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दूसरी सूची अपनी जारी की है, 29 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको शाह के मिशन महाराष्ट्र की बताएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट पर आज आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार ध्यान लगाए बैठे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल को जमानत मिलती है तो दिल्ली सरकार में ठप पड़े कामकाज में तेजी आएगी। शराब नीति के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर केजरीवाल की जमानत देने को लेकर पिछली सुनवाई गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने की थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और आज संभावना है कि आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई कर सकता है। केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई होगी और साथ ही 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। इससे पहले मामले का जो फैसला था सुरक्षित रखा गया था और अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही थोड़ी देर में फैसला सुनाया जा सकता है। तो शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है और इससे पहले जो सुनवाई की गई थी उसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और इसको लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की निगाहें इस फैसले सुनवाई पर टिकी हुई हैं और लगातार चर्चाएं हैं कि जल्द ही फैसला आ सकता है। और कयास ये भी कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि आज सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर आ सकता है और साथ ही 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल को जमानत मिलती है तो दिल्ली सरकार में ठप पड़े कामकाज में तेजी आ जाएगी। शराब नीति के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर केजरीवाल की जमानत देने को लेकर पिछली सुनवाई गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत उज्जवल भुइयां की बेंच ने की थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, जिसके चलते पहले जो सुनवाई की गई थी गुरुवार को, तब जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल क्या कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रही है और क्या कुछ पक्ष रखे जा रहे हैं, और साथ ही जो पिछली सुनवाई हुई थी उसके आधार पर क्या स्थिति आगे बन सकती है? जी हाँ ऋषभ, बात करें गुरुवार को जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसका जो फैसला था सुरक्षित रख लिया गया था, जिसकी दूसरी सुनवाई आज की जा रही है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा, अगर आज केजरीवाल को जमानत मिलती है तो दिल्ली सरकार के जितने रुके हुए काम है वो शायद पूरे हो पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है शराब नीति घोटाले को, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को लेकर, देखना ये महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह की सुनवाई की जा रही है और जिस तरह केजरीवाल के वकील ने अपनी दलीलें रखी हैं, उन दलीलों के आधार पे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे जरूर टिकी हुई हैं। निश्चित तौर पर देखिए सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन जो आम जनता के बीच में मामला जब से चल रहा है, लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया है कि कानूनी दांवपेच बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ये मामला खिंचता चला जाएगा। अभी अगर जो मामले की सुनवाई हो रही है, कितनी संभावना है कि राहत केजरीवाल को मिल सकती है, या फिर मामले में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया जा सकता है?
ऋषभ, अगर बात करें जिस तरह सुनवाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल के वकील ने जिस तरह के वक्तव्य रखे हैं, दलीलें रखी हैं, जिस तरह उनको पहले लोअर कोर्ट से जिस तरह से बेल मिल गई थी, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, उसको लेकर जिस तरह की सुनवाई चल रही है, वो जो पक्ष रखे गए हैं आम आदमी पार्टी की, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिस तरह निगाहें टिकी हुई है, बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि आज केजरीवाल को मुमकिन है कि बेल मिल सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत शायद देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, हमें भी अभी यहाँ पर अब थोड़ा समय देखना होगा और क्या कुछ अब फैसला आएगा, थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। जो भी जानकारी आगे होगी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान, आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां हरियाणा में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी ने 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी अब तक 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अभी तक आम आदमी पार्टी जो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, वो कुल 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची है। कल आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कल कहा था कि हम सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा, बीजेपी समेत दूसरी कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है। यानी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। इससे पहले चर्चाएं थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा मुकाबला उनके अनुसार है तो बीजेपी का कोई महत्व ही नहीं बचता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या समीकरण आगे बदलेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले हमने पहली सूची पर चर्चा की थी। अब 29 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। अब तो कम से कम ये माना जा सकता है कि गठबंधन की बातें, गठबंधन की चर्चा पर यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया है। गठबंधन की खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, जिसके अंदर अभी हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अलग से निकाल दी है। ऋषभ, इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने वाली ये बात है कि सुशील गुप्ता का हाल ही में एक बयान आया था कि महत्वपूर्ण जो फैसला है, जो कंपटीशन है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। पर ये अपने आप में एक वाइस वर्सा स्थिति ऐसी है कि वो बीजेपी को इसके अंदर भूल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की उसके अंदर कोई स्थिति नहीं है। हालांकि कंपटीशन जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से या ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से, वो बीजेपी या कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता का जो ये बयान आया है, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुका है और कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आलोचना उनके बयान की जा रही है और मुख्य तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो ये तो मान ही नहीं जा सकता कि वो कंपटीशन में ना हो। निश्चित तौर पर एक फाइट जरूर देखने को मिल सकती है पंखिल, लेकिन एक बड़ी बैठक कांग्रेस की भी दिल्ली में होने जा रही है। एआईसीसी की बैठक होना है। क्या थोड़ा इंतजार हम कर सकते हैं ये कहने के लिए कि गठबंधन पर पूर्ण विराम लग गया है, या फिर अभी उस बैठक के बाद स्पष्ट और तरीके से हो जाएगा कि कोई गठबंधन नहीं होने वाला है? जहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि आज शाम तक या कल सुबह तक कांग्रेस की लिस्ट जो है जारी हो जाएगी, क्योंकि नामांकन भरने का समय भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा चुनावों में इतनी लेट जो है नामांकन से पहले लिस्टें अभी तक जारी नहीं की गई। अगर नामांकन के बाद लिस्टें जारी होंगी तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लिस्ट है आज शाम या कल सुबह में जारी हो जाएगी, जिसके अंदर तमाम रूप से जितने भी दावेदार हैं उनके नाम लिस्ट के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या स्थिति आगे बनती है, क्योंकि समीकरण भी आगे बदल रहे हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला मुझे लगता है हरियाणा का हो चला है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करेंगे अब तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ रविवार को देर रात बैठक की है और साथ ही 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का पहुंचना कोई भी सामान्य बात नहीं होती है, क्योंकि अमित शाह को रणनीतिकार भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं अमित शाह, चाणक्य उन्हें कहा जाता है। तो महाराष्ट्र पहुंचे, क्या वजह, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह ने सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सरकार जो महाराष्ट्र में है, उसकी तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है योजनाओं को लेकर, उस पर चर्चा की गई है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है। कोई तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। एक संभावना जताई जा रही है। अमूमन तौर पर हरियाणा के साथ ही ऐलान होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की ओर से हाल ही में दिए गए विवादास्पद बयानों पर भी शायद चर्चा हुई है। और महाराष्ट्र की बैठक में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि भाई साहब, जो भी सार्वजनिक विवाद हैं उनसे दूरियां बनाइए, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। और साथ ही महायुति गठबंधन को एकता का संदेश दिया है। अब महायुति गठबंधन यानी जो एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में है, इस गठबंधन में थोड़ी एकता रहे, कोई भी आंतरिक बातें बाहरी तौर पर ना आए, सार्वजनिक तौर पर ना आए, ऐसी बातें करने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यही रहती है कि बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी मानती है, अंतरकलह को अपनी आपसी तरीके से सुलझाया जाता है, बाहर कुछ बातें नहीं आती हैं। यही बातें एनडीए पर अप्लाई करने की बात अमित शाह कह रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, कयास ये है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। अब चुनाव के नजरिए से अगर अमित शाह के इस दौरे को देखें तो क्या कुछ चर्चाएं हैं? क्योंकि तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनके नेताओं से बातचीत की है। इससे पहले शिवसेना हो, शिंदे का जो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो अजित पवार की, उनमें तमाम तरीके की बयानबाजी देखने को मिली थी। उसको लेकर भी कुछ बातें की गई हैं। क्या कुछ अमित शाह का दौरा अब तक रहा है? जी बिल्कुल, 2 दिन के दौरे में अमित शाह मुंबई आए थे। और मुंबई आने के बाद पहले उन्होंने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके गणपति के दर्शन लिए। उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो है, गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस, उसके गणपति के दर्शन लिए। उसके बाद उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन लेने के बाद फिर आशीष शेलार जो है मुंबई के अध्यक्ष बीजेपी, उनकी दर्शन लिए। और देर रात बैठक भी ली गई है। और इस बैठक में बीजेपी के जो है महत्वपूर्ण जो नेता है उनके साथ उन्होंने ये बैठक ली और उनको साझा किया है कि जो अंतर्गत बात जो है, जो हमारे एकजुट है, वो ऐसे ही रहनी चाहिए। अगर आप आपस में जो लड़ते रहोगे, एक दूसरे पे आकर कीचड़ उछाड़ते रहोगे, वो ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और हमारी जो एकजुट है, एनडीए की जो एकजुट है, वो आने वाले चुनाव में हमें ज्यादातर के वोटों से जीता है। और पिछली बार जो हमें इस वजह से हमें जो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है, ये चुनाव में जो है वो नुकसान न हो पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए, जब भी विवाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर होते हैं और जो विवादों को सुलझाने का एक तरीका है, ये बीजेपी का है कि अनुशासन पार्टी कहा जाता है और अनुशासन के तौर पर ही सभी कार्यकर्ता नेता रहते हैं और अंदर की बात अंदर रहती है, बाहर नहीं आती है। लेकिन अब एनडीए है, एनडीए में और भी दल हैं, वो अपने हिसाब से बयानबाजी कर सकते हैं। तो क्या ये पूरा जो फॉर्मूला है बीजेपी का है वो एनडीए पर फॉलो होगा? और दूसरी बात, जो सार्वजनिक बातों को बाहर न लाने की बात अमित शाह कह रहे हैं, क्योंकि क्या उनको अंदेशा है कि बाहर आगे चलकर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बयानबाजी और भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि लोकसभा के परिणाम के बाद भी अजित पवार के सुर बदले थे, उसके बाद कई मामलों पर सुर बदले थे। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है, इस बात से वो ये बातें कह रहे हैं, या फिर जो पुरानी बातें उन्होंने कही हैं उसको ठीक करने के लिए बातें कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पुरानी जो बातें हैं उन पर भी इन्होंने टिप्पणी की है और उनको सब आदेश दिए गए हैं कि अजित पवार और इसके ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है वो बंद करें, क्योंकि आपस वाली जो बात है वो बाहर न जाए और जो विपक्ष है उनको इससे फायदा मिल सके। और दूसरी बात जो है, सीटों को लेकर जो अनबन दिखाई दे रही है और बीजेपी के कई नेता है जो अजित पवार से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे। कल आपने भी देखा रहेगा कि अजित वो गणपति दर्शन के लिए वो मौजूद नहीं थे। एक बात ये भी कही जाती है कि अजित पवार गुट के जो नेता है वो भी बीजेपी से नाराज है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अजित पवार के जो बयानबाजी है कि मुझे मेरे ही घर में चुनाव नहीं लाना चाहिए था, मेरे ही घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ये और महाराष्ट्र के लिए और एक देखना जरूरी होगा कि अभी अजित पवार या शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहते हैं या और कुछ अपने को दृश्य दिखाई देना। बिल्कुल संदीप, देखिए, कई बार ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत दल है, बहुत सारे दल हैं जो कभी भी पासा पलट देते हैं। सवाल यह है कि अभी जो स्थिति बनी है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना एनडीए बड़ी चुनौती है, जो सहयोगी दल है वो बड़ी चुनौती है, या फिर महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बड़ी चुनौती है?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो सामने बीजेपी के सामने जो है वो महाविकास आघाड़ी जो है वो बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा में उनको जो नुकसान हुआ है वो उन्हें भरना है, और कैसे भी करके महाराष्ट्र में उनका राज्य आने के लिए वो हर तरीके से योजनाएं लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरह से अभी जो रैली निकाली जा रही है, जो हर घर योजना पहुंचाने की जो बात है, अब अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के थ्रू से एक योजना जो है, सरकारी योजना जो है वो हर घर जाके आज ही मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो हर घर जाके जिनको लाभ मिला है उनके साथ बात करने का जो रैली जो है वो नियोजन किया गया है। और दूसरी बात, अगर सीटों को लेकर भी जो अनबन हुई थी वो भी अभी अमित शाह ने कहा है अगली बैठक जो है वो दिल्ली में रहेगी, और जो भी सीटों का बंटवारा है वो दिल्ली में हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए संदीप, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की योजनाओं की जो प्रतिक्रिया है जनता की उस पर ध्यान दिया जाए तो उसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आ गई। बहुत शुक्रिया संदीप आपको जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महीने के अंदर एक और ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई है। देश भर ने वो तस्वीरें देखी जहां प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पर भरे रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। बीते 17 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। जी हां, 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे। किसके? साबरमती एक्सप्रेस के। कब? 17 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे। तो यह स्थिति बनी थी। रेलवे ने इस हादसे में भी साजिश का अंदेशा जताया था। लोको पायलट ने बताया था उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज नजर आई थी, जिसके बाद उसने ब्रेक लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी वह चीज ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज भी आई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। इस घटना की जांच के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस और अन्य एजेंसियां की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एक बड़ी साजिश रची गई, पटरी पर सिलेंडर रखा गया जो कि एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर था, और साथ ही उसी के पास पेट्रोल बम की भी आशंका है। पेट्रोल बम जो पीला पदार्थ बोतल में पाया गया वो पेट्रोल बम माना जा रहा है, जिसमें अंदर पेट्रोल बाहर बत्ती थी, यानी उसके ढक्कन से निकलती हुई बत्ती थी। बड़ी आग लगने की उसमें संभावनाएं थी। अगर उसमें आग लगती, वो आग सिलेंडर को पकड़ती तो बड़ा धमाका हो सकता था और ट्रेन के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी साजिश रची गई थी। कम से कम बाहरी रूप से जो रूपरेखा है वो यही नजर आती है, लेकिन आतंकवादी विरोधी दस्ता जो है, एंटी टेररिज्म पूरी जो फोर्स है एटीएस है, वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी सर्वेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की और जिस तरीके से पूरी स्थिति देखने को मिली है, इस पूरे कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो साजिश करने की कोशिश की गई थी, अभी मामले की तफ्तीश, जानकारी, जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी संगठन इसके पीछे बड़ी वजह हो सकता है। एटीएस की टीम जांच कर रही है, आतंकवादी विरोधी दल इसको जांच में ले रहा है। अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं और क्या खुलासे आगे हो सकते हैं सर्वेंद्र? खुफिया विभाग लगातार इस जो साजिश को अंजाम दे रहे लोगों के को खंगाल रही है, और कई लोगों को पुलिस ने उठाया भी है। इसमें एक हिस्से सीटर रडार पे आया है जो उसी मुंडेरी गांव का था, लेकिन वो दुर्घटना के बाद से फरार है। उसने वो अपना गांव छोड़ चुका है, उसी गांव का था जहाँ पे घटना हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं खुरासान मॉड्यूल की भी संलिप्तता जताई जा रही है। और क्योंकि ये जो खुरासान मॉड्यूल होता है, इसके लगा के कट्टरपंथी होते हैं और इनको सोशल मीडिया के द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इनसे आतंकी घटनाएं कराई जाती है। इनको सोशल मीडिया के माध्यम से ही बम बनाया सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है उसकी संलिप्तता इसमें आ रही है। एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऋषभ जी, निश्चित तौर पर देखिए क्या भी और भी खुलासे आगे होंगे, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम एक और खबर बताएंगे जहां पर एक और साजिश की बू आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार साजिश की घटनाएं देखने को मिली है ट्रेनों को पलटने को लेकर, और साथ ही अब आपको पांचवी और आखिरी बड़ी खबर बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ट्रेन को एक बार फिर बेपटरी करने की साजिश रची गई। अजमेर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर साराधना और बांगड़
ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच में 2 जगहों पर करीब 1 क्विंटल वजन का सीमेंट ब्लॉक रखा गया था। आपने अभी तक तस्वीरें देखी, एलपीजी का सिलेंडर रखा था, बोतल में पेट्रोल बम रखा था, लेकिन अब यहां पर 2 जगहों पर करीब 1 क्विंटल वजन का सीमेंट ब्लॉक, 1 क्विंटल वजन कितना होता है देखिए, उसका सीमेंट ब्लॉक बनाकर रखा गया था और ताकि ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए सीधा आगे निकल गई। राहत की बात यह रही कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, ट्रेन ने पटरियां नहीं छोड़ी, ट्रेन की धार पटरियों पर मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ती रही। ट्रेन फुलेरा से अहमदाबाद की ओर जा रही थी, तभी ब्लॉक के इंजन से टकराने की आवाज से ट्रेन चालक ने ट्रेन रोकी, तब पूरी घटना का पता चला। वहीं डीएफसीसी के कर्मचारी रवि बुंदेला, विश्वजीत दास ने इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। राजस्थान से स्टेट हेड सुमन मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, जिस तरीके से देश भर में मामले सामने आ रहे हैं, इससे पहले हमने कानपुर का एक मामला देखा जहां कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की कोशिश की गई थी, पूरे रेलवे जो ट्रैक था उस पर सिलेंडर बिछाया गया था, और यहां पर जो राजस्थान का मामला सामने आया है, फुलेरा से अहमदाबाद जा रही ट्रेन के सामने सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया। क्या कुछ मामले में अपडेट निकलकर सामने आया है, कौन इसके पीछे है और क्या जांच की जा रही है? जी ऋषभ, ये अजमेर लामाना रेलवे स्टेशन पैसेंजर ट्रेन जहाँ आती है, वहाँ पर मालगाड़ी का ही रेलवे ट्रैक है। ऐसे में बड़ा हादसा, बहुत बड़ी बात है जो चला है। मालगाड़ी की पायलट की सूझबूझ से ये मामला चला है। 70 किलोमीटर की सीमेंट ब्लॉक जहाँ रखी गई है वहाँ ऐसा हादसा हो सकता था, लेकिन एक पायलट की जो सूझबूझ थी उसी से ये हादसा चला है। ये एक मामले से थाना पुलिस ने इसकी मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसमें अभी आरोपी पाए नहीं गए हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं जिससे कि मुजरिम पकड़े जाएं। और जैसे ही इनकी पकड़ आएगी वैसे ही इससे खुलासा होगा, तब मैं अपडेट की जानकारी और भी दे पाएंगे हम आपको। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है उन लोगों के बारे में जिन्होंने रेलवे ट्रैक पर इस तरह की वारदात करने का जो काम किया है। बिल्कुल सुमन, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे कभी पटरी पर लोहे जैसी रॉड या बड़ा सामान रख दिया जाए, कभी एलपीजी सिलेंडर रख दिया जाए, कभी सीमेंट का ब्लॉक बन जाए, एक पैटर्न नजर आ रहा है। किस तरह की चर्चाएं आप वहां देख रहे हैं? किस क्योंकि लगातार साजिशों की बू आ रही है और कोई आतंकवादी संगठन इसके पीछे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया आतंकियों का या इस तरह का, लेकिन हाँ ये कोई शैतानियां हो सकती हैं किसी न किसी बात को लेकर, जो इनकी ये भी मांगे चल रही हैं लोगों की, उनको लेकर ऐसी शैतानियां हो सकती है। इस तरह की कोई बातें सामने आ रही हैं कि मांगों को लेकर जो सरकार नहीं सुन रही है उनको लेकर ये काम हो सकता है। बाकी कोई आतंकवादियों का कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया है। चलिए ठीक है, देखिए देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे जानकारी निकलती है, क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं काफी गंभीर हो चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।